चलिए भाई, रेडी हैं? पक्की बात है। ओके, आए जी। सवाल कुछ आपको दिए गए थे। क्या हुआ? कौन सा सवाल था मेरे भाई? सबसे पहले आप लोग आएंगे। ओके, सफ़ा नंबर 735, 735। Global Private Limited is in the process of preparing bid documents for a special order of 5,000 units of a new product Zeta. In this respect, GPL's technical department has worked out the following projections information. तो GPL का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसने कुछ प्रोजेक्शन इन्फॉर्मेशन बताई हैं। द ऑर्डर वुड बी कम्प्लीटेड इन 15 दिन। हम 15 दिनों के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे। करना क्या, चेक कर लेते हैं। Compute the bid price that GPL should quote if it wants to earn profit based on relevant cost of 20% of selling price. तो सर रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के तहत हमने सारा कुछ कैलकुलेट करना है। और फिर आज मिनिमम प्राइस की बात नहीं हो रही, आज 20% प्रॉफिट भी ऐड करने की बात हो रही है और 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। चलिए जी, GPL हैज़ सफिशेंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल्स टू प्रोड्यूस ज़ीटा। सम ऑफ द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। 3 मटेरियल हमें चाहिए, A, B एंड C। क्वांटिटी तीनों की जो चाहिए वो हमें पता है। और उसने पार्ट 2 में बोल दिया है ऊपर कि GPL हैज़ सफिशेंट स्टॉक। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ ही इन स्टॉक है। तो वो जो आउट ऑफ स्टॉक वाली कहानी थी कि मार्केट से ख़रीद लेते थे, उसने कहानी ख़त्म कर दी। तो बहरहाल अब सवाल पढ़ेंगे आगे, जब दोबारा से देखेंगे तो देख लेंगे क्या करना है, या चले साथ ही पढ़ लेते हैं। पेन नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन। 5 मिनट बाद पूछना जब सवाल पूरा हो जाएगा। 735। मटेरियल ए की बात करते हैं। 5000 kg है जी क्वांटिटी ए की जो चाहिए, और इसकी हमें परचेज प्राइस भी दी गई है जिस पे हमने ख़रीदा है हिस्टोरिकल कॉस्ट 180। इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, 200, वो भी गिवन है। और हम कितने का बेच सकते हैं, 100 रुपया, ये भी गिवन है। तो सर अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इन स्टॉक है, इन स्टॉक में रेगुलर है, नॉट रेगुलर है, सब्सिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या डिस्पोज हो सकता है। सारा फॉर्म आपको याद है, फ्लो चार्ट? ओके, ए की बात करते हैं। भाई साहब फरमाते हैं मटेरियल ए इज़ यूज्ड बाय जीपीएल इन मैनी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर सफिशेंट स्टॉक इज़ मेंटेन्ड। ए जो है वो भाई साहब बहुत सारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सफिशेंट स्टॉक मेंटेन है। सर ये रेगुलर यूज़ है, नॉट रेगुलर यूज़ है? ये रेगुलर यूज़ है। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि परचेज प्राइस है। सर कौन से वाली, माजी की परचेज प्राइस या करंट परचेज प्राइस? करंट परचेज प्राइस पे आपको ये खरीदना पड़ेगा। तो सर ये क्वेश्चन बैंक है कि पास पेपर है? क्वेश्चन बैंक है। मटीरियल ए कितना चाहिए मेरे भाई, कितना चाहिए? 5000 चाहिए। तो 5000 हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताइए। 200, कितना बना? 10 लाख रुपया। इतने पैसे मिल जाए ना तो कमाल हो जाए। इतने पैसे जिंदगी में मिल जाए ना दोस्त, अन्नी मचा दें हम। रास्ते में किसी ने छीन ही लेने हमसे। चले जी, अब आते हैं मटेरियल बी पे। मटेरियल बी है जी 3000 kg। इसकी भी परचेज प्राइस मौजूद है, इसकी करंट परचेज प्राइस भी मौजूद है, और इसकी करंट डिस्पोजल प्राइस भी मौजूद है। मटेरियल बी हैज़ नो यूज़ अदर देन इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये मुझे आपकी तरह का लग रहा है, ऐसे ही? नहीं नहीं सर, आप बड़े काम के हैं। अभी इंशाल्लाह पीर को जाएंगे ना तो घर वालों को आपकी बड़ी ज़रूरत है। पीर को तो स्पेशली बड़ी ज़रूरत है घर वालों को आपकी। तो मुझे बताइए सर क्या करना है फिर बी को, बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, नॉट इन रेगुलर यूज़। उसके बाद क्या करूं? हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे उसने कहा नहीं हुआ, लेकिन ये बात ना हमें खुद थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि भाई सब्स्टिट्यूट की तो वो बात कर ही नहीं रहा। तो इट मीन्स के 135 रुपए का हम इसे बेच सकते हैं, लेकिन अगर अब इसे उठा के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो क्या 135 रुपए आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। तो यही तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, बेनिफिट फॉर गॉन, इसी को बोलते हैं ना। तो सर ये 3000 kg पे 135 रुपए पर kg आ सकते थे, नहीं आए,
यही हमारे लिए कॉस्ट है। तो सर मटेरियल बी की भी रेलिवेंट कॉस्ट तैयार होगी। कितनी क्वांटिटी चाहिए और क्या इसकी करंट डिस्पोजल है? 135। फरमाइए। 4,05,000। इतने पैसे मंथली मिलते जाए ना तो कमाल हो जाए। क्या बात है, 4 लाख तनख्वाह मेरे भाई की, भाई क्या करेगा जिंदगी में? इतने पैसे ज्यादा हैं ये भी कम है। अच्छा नहीं, सीए के लिए 4 लाख कम है। अच्छा तो कितने सीए के लिए होने चाहिए मेरे भाई? जरा खुशफहमी भाई की कितनी बनी हुई है? 10 लाख होने चाहिए। ये साल के महीने के? भाई कह रहे हैं सीए के साल के 10 लाख होने, महीने के 10 लाख होने चाहिए। ये किसने कहा आपको? ये ख्वाहिश है आपकी? मतलब सीए है तो इतने यार ये यार किन किन लोगों से आप मिलते हैं? ये किन लोगों को, कौन आपको बताता है सीए के इतने पैसे होते हैं? सीएफओज। तो सर वो तो बात जाती है 25-25 30-30 साल बाद जाके। 30 साल सीएफओ तो 30-25 साल बाद जाके बनता है ना। इसलिए अगर आपने यहां तक पहुंचना है ना तो मेरा आपको एक मशवरा है, नौकरी ना कीजिएगा, फर्म बना लीजिएगा और ऑनेस्टी ईमानदारी से काम कीजिएगा, फिर आप पहुंच जाएंगे, शायद यहाँ तक जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना फिर आपको थोड़ा सा अपनी नौकरी जब मिलती है ना, तो नौकरी में बंदे को सीए को पहले गाड़ी भी साथ मिली होती है, मोबाइल भी मिला होता है, लैपटॉप भी मिला होता है, फ्यूल भी मिल रहा होता है, काफ़ी बेनिफिट मिल रहे होते हैं। वो जब नौकरी छूटती है ना, तो वो जब जाते हैं ना, तो उस पर बड़ा बंदे को ना टेंशन होती है। उस पर ज़रा हौसला रखना है। आपको शायद 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा शेर जब 2 कदम पीछे आता है ना, उसको एक लंबी छलांग मारनी होती है। तो बस ये अगर आपके अंदर थोड़ा सा हुआ तो आप कर जाएंगे। अदरवाइज अकाउंटेंट इज वन ऑफ द डरपोकेस्ट इंसान, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो रही होती है। अभी नहीं, जब आप आर्टिकल में जाएंगे तो आर्टिकल में आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाएगी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे होंगे तो जी बस हमें कोई पकड़ ना ले, कोई गलती रह ना जाए। यही होता है ना कि कल को आपने साइन कर दी अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे और वो साइन रिपोर्ट जाके दुनिया के पास पहुंच गई, दुनिया ने आपकी साइन रिपोर्ट देखी और कहा कि भाई इसमें तो गलती निकल आई है। तो उससे बचने के लिए आपको 3.5 साल में थोड़ा सा डरपोक बना दिया जाता है कि नहीं भाई ये भी देख ले यहाँ पे गलती ना हो जाए, देख यहाँ पे भी देख ले गलती ना हो जाए। तो इंसान 3.5 साल यही करता रहता है, तो ये बात उसकी ज़िंदगी में घुस जाती है और वो ज़िंदगी का हर फैसला यही सोच के कर रहा होता है, यार इधर से क्या रिस्क है, इधर से क्या रिस्क है, यहाँ से मैं कैसे बच सकता हूँ। बस वो यही सोचता रहता है और कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें उसका हिस्सा बन जाती हैं। इवन वो सैर पे भी जाता है ना, तो वो पहले लैपटॉप खोल के बैठ जाता है, अच्छा पेट्रोल का इतना, यहाँ का इतना, रहने का इतना, खाने का इतना, फलाने का इतना, बस वो ये ज़िंदगी में यही करता रहता है वो। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो आपकी ज़िंदगी में ना जहर घोल देता है। मैं सही कह रहा हूँ, जहर घोल देता है। ये आपको डरपोक बना देता है और आपको उस कुएं का मेंढक बना देता है जो कि कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन जब आप उस कुएं से बाहर निकल के ये सोचते हैं नहीं यार अब अपना काम करना है, कुछ अपनी बात करनी है, बिजनेस तो एक है ही रिस्की लेते हैं ना, फिर आपको नज़र आता है अच्छा यार ये दुनिया ऐसे चल रही है। वरना आप कुएं के अंदर चल रहे होते हैं और बड़ी बादशाही के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको नज़र ही कुआं आ रहा होता है, आप उस कुएं के बादशाह होते हैं। लेकिन कुआं तो दुनिया का इतना सा हिस्सा है ना, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो जब आप बाहर निकलते हैं ना, फिर आपको समझ आती है अच्छा दुनिया तो ये थी। तो वो डिसीजन लेना कि कुएं से बाहर कब आना है, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, वो हर अकाउंटेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देने वाला है, कोई मसले वाली बात नहीं है। याद रखें नौकरी जैसी मर्जी हो, नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो भी नौकरी है ना, है तो नौकरी, होता तो वो भी नौकरी है। तो सर नौकरी नौकरी है। आगे चले, मटीरियल सी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मटीरियल सी, हाँ जी 2000 हमें चाहिए, 50 रुपए का ख़रीदा था और 160 इसकी इस वक्त करंट परचेज प्राइस है। अच्छा डिस्पोजल नहीं दी हुई, यानी हम ये बेच नहीं सकते। तो सर द स्टॉक ऑफ मटेरियल सी वाज परचेज सेवरल ईयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट करना था, उसके लिए हमने मटेरियल सी का स्टॉक जो है वो खरीदा। इट कैन ओनली बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। ये सिर्फ जीटा की प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल हो सकता है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। Otherwise, it will have to be disposed of at a cost of ₹10 per kg to meet environmental legislation. Sir, what is meant by environmental legislation? हाँ जी, माहौलियाती आलूदगी ना हो, इसलिए इसको कुछ कॉस्ट इनकर करके डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सर अब मुझे बताइए कि एक हमारी कॉस्ट लग रही है,
लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट को अपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या ये मेरी कॉस्ट नहीं लगेगी? कॉस्ट में बचत हो गई, कॉस्ट में कमी हो गई, तो सर ठीक है, बेनिफिट हो गया। तो अब ये मेरी कॉस्ट में इजाफा करेगा या मेरी कॉस्ट में कमी करेगा? सर ये चल नहीं रहा। मेरी कॉस्ट में इजाफा करेगा या कमी करेगा? इसका ब्लोअर जरा तेज कर दें जी। क्या करना है भाई? सर ये कॉस्ट में कमी करेगा, तो इसका मतलब है कि ये 10 रुपए लगने थे, अब नहीं लगेंगे, तो बचत हो गई, तो 2000 इंटू 10 रुपए मेरी कॉस्ट में कमी हो गई। और ठीक है, आए जी मटेरियल सी। कितने खुश हैं आज आप लोग, जा रहे हैं घरों को। कितना चाहिए? 2000। और मेरे भाई कितनी कॉस्ट लगनी थी? 10 पर केजी। तो सर ये 20,000 लगने थे, अब नहीं लगेंगे, तो मेरी कॉस्ट में कमी हो गई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मेरा भाई तू तो गया। चलें जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? चलिए जी, अब आते हैं हम लेबर पे। जनाब जी, मटेरियल से डिस्पोज ऑफ करना है जी। सर असल में अगर आप प्योर अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो प्योर अकाउंटिंग का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। प्योर अकाउंटिंग तो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रही होती है। प्योर अकाउंटिंग ने क्या किया होगा? प्योर अकाउंटिंग ने इस सी को 50 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड किया होगा। 2000 इंटू 50 करें तो 1 लाख बनता है, गालिबन 1 लाख ही बनता है ना। तो 1 लाख रुपए पे ये स्टॉक इनके पास पड़ा होगा, ठीक है। और जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो डिस्पोज ऑफ करने पे वो करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख डेबिट, और साथ ही साथ वो अपना मटेरियल सी कर देंगे क्रेडिट 1 लाख से, जितना उनकी किताबों में आ रहा है। और साथ जो 10 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट है वो उनके लिए इजाफी एक्सपेंस है, वो उसको देखें कॉस्ट ऑफ सेल कर देते हैं या एक्सपेंस कर देते हैं। कितना बनेगा? 2000 पे 20,000। 20,000 को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो सिंपल अकाउंटिंग तो ऐसे होगी भाई। सिंपल अकाउंटिंग को इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है ना, ये प्योर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर इनकी एंट्रियां मुझे करा दें, मैं आपको नहीं करा सकूंगा। मैं आपको नहीं करा सकूंगा क्योंकि एंट्री होती नहीं है इसकी। ये एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच नहीं है। ये तो बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हो सकता था, नहीं हुआ, ये तो इन बातों में चल रही है बात। अब 20,000 का फायदा हो सकता था, नहीं हुआ। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉस्ट में कमी हो गई, ये तो आपको फायदा हो गया, इस फायदे की मुझे एंट्री कर दें, मैं नहीं करवा सकूंगा। आप कहेंगे सर क्रेडिट अदर इनकम। सॉरी, कोई अदर इनकम नहीं है। ये तो जस्ट आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, जिसकी बेस पे आप कॉस्टिंग कर रहे हैं। इसका रियल लाइफ तो नहीं, खैर में मुझे कहना चाहिए रियल अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनकी एंट्रीज नहीं करा सकता ना, आप कर सकते हैं ना, आपने करनी है ना। कभी सवाल आएगा कि रेलेवेंट कॉस्टिंग की एंट्रीज कर दो, और अजीब सवाल है, बात नहीं बनती। ठीक हो, तो जो एक कॉस्ट लगनी थी नहीं लगी, ओ भाई नहीं लगी की क्या एंट्री होती है? एंट्री तो होती है उस चीज की जो ट्रांजैक्शन हो जाए। ये तो नहीं लगी, तो ये तो जस्ट आप अपने जेनों के साथ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं आप, और तो कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती मेरे भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे भाई। ये बातें अगर आप सर हाफिज उमर को जाके बताएंगे, सर उमैर को जाके बताएंगे, वो कहेंगे यार क्या तुम फारग आदमी हो यार, क्या बातें कर रहे हो मेरे साथ, इसकी एंट्री बता दो, जो खर्चा होना था नहीं हुआ एंट्री कर दो। अजीब लोग हो तुम। यहाँ पे जो खर्चा होता है उसकी एंट्री नहीं होती, तो जो नहीं हुआ उसकी एंट्री कैसे हो गई? ठीक है ना, ओके। चले जी आगे चलते हैं। माशाल्लाह वॉल्यूम 1 कंप्लीट करके जा रहे हैं, FR 1 का है, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग। द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, हाँ जी, हमें 800 घंटे चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के। 800 स्किल्ड लेबर आवर्स एट ₹200 पर आवर। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। वेले बैठे रहते हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स महीने के 1440 घंटे। तो सर मेरा ख्याल है कि आपका तो सारा ही आइडल टाइम में कवर हो गया। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो स्किल्ड लेबर की कॉस्ट ही कोई नहीं है। ओ सर, ओ खुदा के बंदो, ओ सवाल की पहली लाइन तो पढ़ो, जाओ वापस जाओ पिछले सफ़े पे, सवाल की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है जी? ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में होगा? 15 दिनों में होगा ये प्रोजेक्ट मेरे भाई, 15 दिनों में होगा। और स्किल्ड लेबर जो 1440 आइडल रहती है वो 15 दिनों में रहती है, महीने में रहती है वो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1440 को डिवाइड कर दूं 30 पे, तो पर डे वेले घंटे निकल आए। और अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 दिनों के वेले घंटे निकल आए। कितने बनते हैं? 7
सर 15 दिनों में तो इतने वेले हैं वो, और हमें कितने घंटे चाहिए? 800। तो सर कोई फ़र्क समझ आया? आप तो कह रहे थे कॉस्ट ही कोई नहीं है। तो सर ज़रा सवाल को थोड़े ध्यान से, इसलिए कहते हैं 6-7 दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। आइए जी स्किल्ड लेबर पे आते हैं, वर्किंग साथ ही कर देते हैं। स्किल्ड हमें चाहिए ब्ला 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 800 घंटे, 800 में से माइनस कर दें वो घंटे जो के वेले हैं, तो क्या आंसर आता है? 80। 80 आवर्स लगने ही लगने हैं, और 80 आवर्स आपको किस हिसाब से पे करने पड़ेंगे? 200 पर आवर। कोई ओवर टाइम की बात तो नहीं की उसने? नहीं। 80 इंटू 200। जी फरमाइए। 16,000। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 16,000 में पड़ेगा? ठीक है मेरे भाई, और सब अच्छा है? ठीक है शौकत, चलें जी आगे चलते हैं। कौन कौन आज जा रहा है? तुम किधर जा रहे हो? किधर बाहर जा रहे हो? अमेरिका जा रहे हो? आज तो मैच भी है। बारिश हो जानी है। द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर 250 अनस्किल्ड, पीआरसी पास लोग भी चाहिए हमें, 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स विच कैन बी हायर्ड एट 120 पर आवर। सर बड़े सीधे साधे लोग हैं ये, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 250 को 120 से मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट आ जाएगी। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता कोई। अनस्किल्ड 250 इंटू 120। जी फरमाइए। 30,000। अच्छा, पीआरसी वाले महंगे पड़ रहे हैं आजकल, पीआरसी वाले आजकल महंगे पड़ रहे हैं। अच्छा भाई, पीआरसी वालों का लेवल ही और है यार। तुम्हारी बातें खत्म हो जाएंगी, बस कर दो अब, उस वक्त से बोली जा रहे हो तुम। आगे चलें जी। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर 150 मशीन आवर्स, हमें 150 मशीन आवर्स भी चाहिए। इफ द मशीन इज नॉट यूज्ड फॉर जीटा इट मे बी लीज्ड आउट एट ₹4,000 पर डे। सर अगर आपने इस मशीन को जीटा के लिए इस्तेमाल ना किया तो हम इस मशीन को लीज कर सकते हैं 4,000 पर डे के हिसाब से। जी बताइए। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 150 घंटे इसने सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिए हुए हैं, और इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। असल में तो बात यह है कि हर दिन 4,000 आ सकते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि आपने मशीन तो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर ली। तो सर 4,000 पर डे है और आपका प्रोजेक्ट 15 दिन चलना है, तो 4,000 इंटू 15 इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन। ओके, अच्छा ये वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है जो कि अभी हमने पढ़नी है, वो भी आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ। वो है मशीन खरीदना बेचना, उसकी बात है वो। जी बताएं। 60,000, 60,000 रुपया आ सकता था, नहीं आएगा। ठीक है जी, और ठीक है, बोलते नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। GPL absorbs overheads at 400 per skilled and unskilled लेबर आवर। ये 400 वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? दोनों है भाई। अभी तक उसने कोई वेरिएबल कोई फिक्स की बात नहीं की, तो एज्यूम करें कि ये दोनों है। सवाल को आगे पढ़ना पड़ेगा। बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। सर उसने आपको हिंट दे दी, उसने आपको फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का तरीका बता दिया। तो सर कैसे निकलता है एब्जॉर्प्शन रेट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। क्या आंसर आएगा? 120। ले सर 120 पर लेबर आवर फिक्स्ड है, तो यहां से हमें यह बात पता लग गई कि टोटल जो उसने 400 दिया ना, इस 400 में से 120 हो गए फिक्स्ड, तो वेरिएबल कितने बचे? 380, सॉरी 280। आई एम सॉरी, ये उस्ताद की गलती पे तो ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या है। 280 इज द वेरिएबल ओवरहेड, 280 इज द वेरिएबल ओवरहेड रेट। तो रेट आ गया हमारे पास। तो ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड का रेट आया है 280, हम इसको कर देंगे 80 जमा 250, स्किल्ड लेबर आर प्लस अनस्किल्ड लेबर आर। जी नहीं सर, रेलेवेंट कॉस्टिंग में आपको तीसरी दफा बता रहा हूं, ये वाले घंटे नहीं लेने, सवाल से उठाने हैं, जो चाहिए वो उठाने हैं।
तो सर वेरिएबल एफर्ट्स की बात करें, सवाल देख के बताइए, स्किल्ड के कितने घंटे चाहिए? 800, और अनस्किल्ड के 250। तो सर आप इनको टोटल करेंगे ना, आपको असल में ये घंटे चाहिए। ये तो फनकारी है भाई, ये तो फनकारी है, इस पे ना लगाने बैठ जाइएगा ओवरहेड्स। ये बात आपको पहले भी 2 दफ़ा बताई है। और रेट हमने निकाल लिया 280 है। सर इसकी वर्किंग ना बना लें इधर ही। 400 टोटल है, इसमें से फिक्स्ड अगर हम निकाल दें तो सर क्या कोई बात समझ आती है आपको? ये ठीक है वर्किंग? फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ गया, टोटल में से फिक्स निकाला तो वेरिएबल बच गया, उस वेरिएबल को टोटल लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्किंग भी बन गई इधर ही। नहीं, हाँ जी, उसकी बात अभी करते हैं बाद में, उसकी बात अभी बाद में करते हैं, वो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। नहीं, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो 400 है ना वो 400 ऐसे ही हैं। और वैसे भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 6 मिलियन के अंदर 1.5 लाख रुपया ऐड करके तो नया फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालूं, ऐसा नहीं होगा। यही आपका सवाल है ना कि अगर 1.5 लाख से मेरे ओवरहेड इंक्रीज हो रहे हैं तो मुझे 6 मिलियन नहीं लेना चाहिए, 6150 लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वेरिएबल तो वेरिएबल ही रहेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशन में वेरिएबल मेरे 280 हैं, उस 1.5 लाख को मैं अलहदा से यहां पे लिखूंगा, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला 6 मिलियन पे ही चलेगा, जो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग की बात हो रही है ना, एग्जिस्टिंग मेरा रेट 280 है, वो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा तो तब बात की बात है, उस 1.5 लाख को मैं अलहदा मान लूंगा इधर। ठीक है जी, जी ओके है। क्या आंसर आता है? 294,000। ओके, होगी बात। उसके बाद आ गया जी इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ईटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 150। तो सर इसको हम अलग से कंसीडर कर लेंगे। तो 150 ऊपर आके रेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अलग से ऐड होगा। ठीक है मेरे भाई। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 1 लाख। लें जी, एक और कॉस्ट आ गई, बिल्कुल कंसिडर करेंगे आप। इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट 1 लाख। ठीक है जी। और फिर कहते हैं जी द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। जी क्या कर रहे हैं इसका? ये संग कॉस्ट है, माजी की कॉस्ट है, हिस्टोरिक कॉस्ट है, पास्ट टेंस है, इग्नोर करेंगे इसे। तो सर हमारी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल करके बताइए। सॉरी, 2035, 20 लाख और 35,000 होगी। क्या उसने यही मांगा हुआ है? उसने तो कहा हुआ है कि मुझे सेलिंग प्राइस बता दो। कितने परसेंट प्रॉफिट? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो अभी मुझे पता ही नहीं है। चलिए जी, वही डिसिपेटी इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट है जी 2,03,5,000, प्रॉफिट है जी 20% ऑफ एस, और ये हो गया एस। सॉल्व करके बताएं व्हाट इज एस। मेरे भाई ने वैक्सीन लगवाई हुई है। जी, मास्क पहन के आया करो जी। 254 ये सेल प्राइस आ गई भाई, 254,3750। और प्रॉफिट कितना बन गया जी? माइनस करके बताइए, या इसका 20% ले लीजिए। 508। ले जी, सवाल खत्म हुआ, सब ने खत्म हो जाना है, वैक्सीन ने भी खत्म हो जाना, लगवा ले जाके। क्यों नहीं लगवाई उसे भाई ने? बस कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, जब जरूरत पड़ेगी ना तब तुझे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुझे एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसा हुआ कोविड कभी?
पता ही नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं कराया। हम भी पाकिस्तानी लोग हैं ना, कोई नहीं, जुकाम जुकुम होगा, निकल जाएगा खुद ही। दफ़ा करो, सब घर वाले नज़ला जुकाम है, कोई एक करा ले टेस्ट, बाकी क्यों कराएं जी, हमें पैसे ज़ाया करने। हम तो ऐसे लोग हैं, एक को निकल आया तो सबको होगा, एक को नहीं है तो किसी को भी नहीं है। दिस इज हाउ पाकिस्तानी थिंग्स गोज। नहीं, आप लोग नोट कर रहे हैं? जल्दी कीजिए नोट, फिर हम पास्ट पेपर के तीसरे पे आते हैं। जी भाई चले, कौन सा पास्ट पेपर का तीसरा सवाल था? आ जाए जी, चले जी, सफ़ा नंबर 728। ये दुर्घटना 2018 में पेश आई थी, जब आप लोग 8वीं में थे। 8वीं में थे ना? ओके, चलिए देखते हैं क्या दुर्घटना पेश आई थी। रग्बी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट B1। Presently, RL is considering to launch a new product B1 Extra which has a demand of 10,000 units per month। अभी हम अपनी एक नई प्रोडक्ट B1 Extra निकालना चाह रहे हैं जिसकी डिमांड है 10,000 यूनिट्स पर मंथ। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ B1 Extra इज ₹2,000 पर यूनिट। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। चलें जी, वो कहता है कि हमने एक नई प्रोडक्ट B1 Extra निकालनी है जिसकी डिमांड है 10,000 यूनिट्स और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है इसकी वो है 2,000। करना क्या है जी? Calculate the expected relevant cost per unit of B1 Extra and determine the cost gap if any if RL requires a margin of 30%। सर दो बातें कर रहा है वो आपसे relevant costing की बात भी कर रहा है और वो आपसे cost gap भी मांग रहा है।
तो सर मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 2000 मौजूद है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मार्जिन भी दिया होगा, रिक्वायरमेंट में ही तो दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी टारगेट कॉस्ट निकाल लेंगे, जारी बात है। देखें 2000 अगर सेलिंग प्राइस है तो वो प्रॉफिट कितना निकालना चाह रहा है, 30% ऑफ मार्जिन है, तो सेलिंग प्राइस 30%, 2000 का 30% निकालें, 600 होता है यार, क्या हो गया यार, 600 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी टारगेट कॉस्ट है 1400। अब रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे, वो 1400 से ज़्यादा होगी और देख लेंगे कि गैप कितना है। अब आप निकालेंगे टारगेट कॉस्ट ही 14, सॉरी रेलिवेंट कॉस्ट ही 1400 से कम होगी, फिर क्या होगा, कॉस्ट गैप नेगेटिव, नेगेटिव निकालिएगा पेपर में प्लीज़। फनकारी लगा के बढ़ाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जो कॉस्ट गैप निकालने का फॉर्मूला है वो है आपकी कैलकुलेटेड की हुई कॉस्ट, जिसको एक्सपेक्टेड कॉस्ट कहते हैं, माइनस टारगेट कॉस्ट। तो जो भी आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है निकाल दें, आप उसको फनकारी लगा के करने की कोशिश करेंगे, जो टारगेट जो कॉस्ट गैप निकालने का नंबर है वो भी काट जाएंगे। तो ये मत करें कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, मेरी तो रेलिवेंट कॉस्ट ही 1300 आ गई है, वो नहीं 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 गलत है, मैं इसको 1500 कर देता हूँ। ओ भाई ना करना ऐसे, 1300 पे कराना, माइनस में लिखाना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। हाँ जहाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग में गलती होगी उधर कट जाएंगे। वो कहेगा इसको तो कॉस्ट गैप निकालना भी नहीं आता, ये तो रेलिवेंट कॉस्ट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट होता है, इसने तो टारगेट कॉस्ट माइनस रेलिवेंट कॉस्ट किया हुआ है। तो वो फिर आपको फारिग करा देगा और कहेगा अगले साल फिर आओ। ईच यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा वुड रिक्वायर 2 kg। सर ये वाली एडजस्टमेंट ना बहुत ध्यान से समझनी है आपने। हर यूनिट B1 एक्स्ट्रा 2 kg मटीरियल एक्स चाहिए एंड 1.5 घंटा लेबर आर। ओके, मटीरियल एक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹520 पर केजी, तो मटीरियल एक्स 520 रुपए पर केजी मिल जाता है। तो सर 10,000 यूनिट्स के लिए आपको 20,000 केजी मटीरियल एक्स चाहिए। ओके, और वो 520 पर केजी पे मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ मटीरियल एक्स RL कैन यूज 2.5 kg ऑफ ए सब्स्टिट्यूट मटीरियल Y विच कैन बी प्रोड्यूस इंटरनली। वो कहता है कि बजाय इसके कि एक यूनिट के लिए आप 2 kg मटीरियल एक्स इस्तेमाल करो, हम 2.5 kg मटीरियल Y इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं। कहानी समझ आ गई। प्रोडक्शन ऑफ ईच केजी ऑफ वाई वुड रिक्वायर रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 300, और 1 केजी बनाने के लिए मुझे 300 का रॉ मटेरियल चाहिए। तो सर 2.5 केजी के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 750 का रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब है कि ज़रा थोड़ा सा दिमाग अपना ज़रा चलाएं कि आपको मार्केट में मटेरियल एक्स पर केजी 520 का मिल रहा है और आपको चाहिए 2 केजी, तो इसका मतलब है 1040। लेकिन जब Y की बात करेंगे तो Y इन हाउस बन सकता है, और Y का एक यूनिट बनाने, 1 केजी बनाने के लिए आपको 300 चाहिए, और 1 यूनिट के लिए 2.5 केजी चाहिए, तो 300 इंटू 2.5 केजी 750। लेकिन सर फर्क ये थोड़ी है, आपने तो अभी इसमें लेबर भी लगानी है, और वो कहता है कि हर केजी ऑफ Y रिक्वायर 0.5 लेबर आर। तो आपको 0.5 लेबर आर भी चाहिए, ये भी तो आपकी Y की कॉस्ट में शामिल होगा। तो अभी देख लेते हैं क्या करना है, आगे लेबर की बात होने लगी है। प्रेजेंटली अबाउट 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ईच मंथ एंड आर पेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट और ₹250 पर आवर। वो कहते हैं कि अभी मेरे पास ना 14,000 लेबर आवर जो है ना वो आइडल है, और इनको पे किया जाता है 50% ऑफ 250 यानी 125 रुपए के हिसाब से, एंड सच पेमेंट्स आर चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, आइडल हो रहे हैं तो इंतजामी मसले हैं ना, तो इसको हम एडमिन में फेंक देते हैं। क्या करेंगे सर लेबर कॉस्ट का, जहरी बात है कि अगर मुझे 0.5 लेबर आवर चाहिए, बात को ज़रा आपने बड़े ध्यान से समझना है, ये भी इंशाल्लाह दोबारा जब प्रॉपर सवाल करना शुरू करूंगा ना आपको फिर समझाऊंगा। आप एक्स में देखें, जो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एक्स यूज़ कर लें, आपको 2 केजी चाहिए एक यूनिट के लिए, और मार्केट से आपको कितने का मिल रहा है, 520 का। इसका मतलब है कि ये तो 1040 में कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन वो दूसरी ऑप्शन कहता है कि आप Y का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब Y का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहता है कि आपको एक यूनिट बनाने के लिए ना 250 केजी 2.5 केजी चाहिए, और 1 केजी Y में 300 का मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो 250 में कितना होगा, 750। एक ऑप्शन हो गई।
फिर वो कहता है कि 0.5 लेबर आवर चाहिए। सर जुमले को पढ़ें, प्रोडक्शन ऑफ ईच केजी ऑफ वाई वुड रिक्वायर 0.5 लेबर आवर, ऐसे ही है। तो सर क्या आप वाई का 2.5 केजी नहीं बना रहे? ऐसे ही है। तो अगर हर केजी के लिए 0.5 चाहिए तो क्या 2.5 केजी के लिए इतने घंटे चाहिए? क्या ये बात सबको समझ आती है? और इस वक्त आपके पास आइडल टाइम मौजूद है। रेट आप 250 नहीं लगाएंगे बल्कि 250 का 50% लगाएंगे जितना आप पे कर रहे हैं। क्या आंसर आता है? चले जो भी आता है फॉर्मली करते हैं इसको। ये आंसर आ गया। आगे चले। एनी शॉर्टफॉल इन द रिक्वायर्ड लेबर आवर्स कैन बी मेट थ्रू ओवर टाइम एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। तो ठीक है सर, 40% जो भी होगा वो हम कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। Records of last 4 months show the following factory overheads variable and fixed at different level of direct labor hour। सर क्या है ये क्या है आपके सामने? नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। हाई लो मेथड सर, डिफरेंट लेवल पे उसने आपको डिफरेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिए हैं, डिवाइड करके चेक कर लें। अगर तो सेम रेट आता है तो इसका मतलब है कि पर यूनिट कांस्टेंट है और टोटल में चेंज हो रहा है, तो ये तो सर वेरिएबल की निशानी है। और अगर हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट डिफरेंट आ रहा है तो फिर ये सेमी वेरिएबल है, क्योंकि टोटल में भी कांस्टेंट नहीं है, ना फिक्स ना वेरिएबल। तो हाइलो मेथड निकाल के अलग करना पड़ेगा। सर सारे सवाल में एडजस्टमेंट बस पॉइंट नंबर 1 ही की है। तो चलें जी, अब बाकायदा सवाल शुरू करते हैं। ये मिटा दूं सारा कुछ, हम सब कुछ मिटाने लगे हैं और ये वर्किंग्स हम दोबारा बनाएंगे। लॉ की क्लास किन किन लोगों की है? तुम कहाँ से कंपनी लॉ पढ़ना शुरू हो गए? मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ। और नहीं, सी लॉ। वो कुछ हजरात कह रहे थे कि सी लॉ की क्लास होती है उनकी। बहुत टाइम है दोस्त, अभी तो मैं कहता हूँ लुट मची हुई है। हाँ जी, सवाल नंबर 3। वो बेचारा कॉस्ट रखी फंस गए। वो कह रहा मैंने कॉस्ट क्यों रखी थी? यार तुझे सी ही नहीं करना चाहिए था। अब भुगत मेरा भाई। चलिए जी, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे और वर्किंग बनाकर ये फैसला करेंगे कि हमें मटेरियल एक्स चूज़ करना है या मटेरियल वाई चूज़ करना है। जी अगर मटेरियल एक्स चूज़ करते हैं फिर तो कहानी बड़ी सिंपल है। आपको चाहिए पर यूनिट 2 kg 520 के हिसाब से, तो आपकी कॉस्ट बनेगी ₹1040। किसी को कोई इख्तलाफ? सर जी वो असगर से कहिएगा ज़रा कोई मार्कर तो दे जाए मुझे, ब्लैक वाले। ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है कि हम मटेरियल वाई इन हाउस इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मटेरियल वाई के लिए भाई क्या फरमाता है? वो कहता है कि जी हमें 2.5 kg ऑफ अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल वाई चाहिए। अच्छा एक जुमला ज़रा और सुने, शायद आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। लिखा हुआ है ईच यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा वुड रिक्वायर 2 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 1.5 लेबर आवर्स। अब आप ये क्यूरी कर सकते हैं कि सर इसके साथ लेबर आवर की कॉस्ट भी तो शामिल होनी चाहिए। ये भी तो आप क्यूरी कर सकते हैं। आंसर इज नो, क्योंकि फर्क एक्स और वाई का हो रहा है। लेबर आवर तो चीज ही अलग है भाई। फर्क ये है कि क्या मैं चीज बाहर से खरीद लूं या घर के अंदर बना लूं। ये डिसीजन मेकिंग है जो कि इंशाल्लाह अब ईद के बाद आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो सर इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना उसको, वो चीज और है ये चीज और है। तो मेरे भाई मटेरियल वाई इन हाउस बनाएंगे, जारी बात है सर अगर आप बिरयानी बाहर से खरीदेंगे तो लमसम कॉस्ट 200 रुपये प्लेट मिल जाएगी। लेकिन अगर घर में बनाएंगे तो सर फिर तो आपको मटेरियल भी चाहिए, फिर तो आपको लेबर भी चाहिए, फिर तो आपको ओवरहेड्स भी चाहिए। सब मिला के फैसला होगा ना कि बाहर से सस्ती पड़ी है कि घर में सस्ती पड़ी है। तो इसीलिए इन हाउस जो हम बनाने लगे हैं उस पर सारी कॉस्ट आएंगी और जो बाहर से खरीद रहे हैं उस पर तो लमसम है ना भाई। कभी ऐसा हुआ है कि बिरयानी वाला कहे यार बिरयानी की प्लेट 200 की और लेबर का 50 रुपये अलग दे दो? कहेगा ये क्या बात है, इसी के अंदर सारा कुछ शामिल होता है। पॉइंट। तो इसलिए हम लेबर कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। सो मटेरियल वाई हमें चाहिए 2.5 kg ऑफ मटेरियल वाई। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा, अच्छा रॉ मटेरियल वाई के लिए भी रॉ मटेरियल है नहीं, यही बात है ना, रॉ मटेरियल वाई बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल है
तो ठीक है सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। 300 कितनी कॉस्ट है? 750। तो 750 इज द कॉस्ट। उसके बाद 0.5 लेबर आवर्स भी लग रहे हैं। जी सर जरा गौर कीजिएगा बोर्ड पे, 0.5 लेबर आवर लग रहे हैं 1 kg के लिए, और हमने बनाने हैं 2.5 kg ऑफ मटेरियल। वाई? फॉर 1 यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा। B1 एक्स्ट्रा के 1 यूनिट को बनाने के लिए मुझे Y के 2.5 kg चाहिए, ओके, और 1 kg पे 0.5 आर लगते हैं। तो इसका मतलब है 0.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल आर आ जाएंगे। और अगले जुमले में वो ये कहता है कि हमारे पास अभी आइडल टाइम बेइंतहा पड़ा हुआ है। तो अगर आइडल टाइम बेइंतहा पड़ा हुआ है और मैं 50% पे दे रहा हूं, तो सर यहां पे रेट भी तो 50% पे कैलकुलेट होगा। ये लीजिए, तो ठीक है, सब अच्छा है। चलें जी कैलकुलेट करें। सॉरी, 156.25 ये लेबर कॉस्ट पर 1 यूनिट ऑफ बी एक्स्ट्रा। हम 1 यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं कि एक्स की कितनी कॉस्ट पड़ती है, वाई की कितनी पड़ती है, जो कम पड़ेगी उसको कंसिडर कर लेंगे। तो हम पर यूनिट की बेस पे फैसला कर रहे हैं, और जब रेलिवेंट कॉस्ट बनाएंगे वो तो सारे 10,000 यूनिट्स की बनाएंगे ना, तो वो तब देख लेंगे। अभी फैसला सिर्फ एक्स और वाई में हो रहा है। और कुछ ऐड होगा कि बस? सर ओवरहेड्स नहीं करने, ओवरहेड्स नहीं करने, वेरिएबल ओवरहेड्स वो नहीं लगेंगे। तो सर निकालें वेरिएबल एफओएच। हाई लो तो आप लगाएंगे, मैं क्यों लगाऊं? लगाएं हाई लो और बताएं जी क्या आंसर आता है। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, ईद से पहले आखिरी दफा तंग किया है आपको। क्या कह रहे हैं भाई? एक्स्ट्रा क्लास नहीं है वो, बस इसी की, ये एक्स्ट्रा क्लास इसी के साथ है। हाँ टर्म टेस्ट नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं नहीं इन है, क्यों नहीं है? नहीं तो इंटीमेट किया था हमने, नहीं कोई भी नहीं हुआ इस वीक में। नहीं कल वाला तो मैंने टेक्स्ट का तो कम्युनिकेट कर दिया हुआ, ये वाला कम्युनिकेट नहीं हुआ इनके साथ। ये तो बेचारे रातों को जाके उनकी आंखें देखें लाल हो गई हैं पढ़ पढ़ के। नहीं नहीं मसला कोई नहीं है, वो इशू नहीं है यार इन बेचारों के साथ, ये बेचारे। लेकिन फिर ईद के बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग भी शामिल होगी। डन करें सर, ठीक हो गया। ग्रुप्स में बता दें ऑनलाइन वालों को। असल में बच्चे गायब हो गए ना, आप लोगों की फनकारी हैं यार। मैंने क्या वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाल के दें मुझे। सर निकाल के दें, कैलकुलेटर टक 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 नहीं करना, लिख के दें मुझे। अजीब लोग हैं, जुगाड़े लगवा लो इनसे यार। ये इसको उठाओ यार, भाई उठो, आ गया साहिवाल। बताएं जी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, रेट निकालें, कैलकुलेट द रेट जी। 220। वर्किंग टू वेरिएबल एफओएच। जी मुझे बताइए, आपने ये टेस्ट लगा के देख लिया कि क्या पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? चेक किया कि नहीं? पहले चेक तो कर लें, हो सकता है उसने शरारतन आपको वेरिएबल ही दिया और आप हाई लो पेपर में लगाएं। पहले डिवाइड करके चेक करें कि पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर लेवल पे चेक करें, 2 पे चेक कर लें बस, 4 पे करने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ लेबर आर से, सॉरी। क्या आंसर आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है, बस ठीक है। इसका मतलब है कि वेरिएबल की खुसूसियत पूरी नहीं हो रही। यही होता है ना फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल होता है पर यूनिट कांस्टेंट टोटल में चेंज। तो टोटल में चेंज होता तो नजर आ रहा है, पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है। और फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? पर यूनिट में चेंज, टोटल में कांस्टेंट। क्या टोटल में कांस्टेंट है? नहीं सर। तो इसका मतलब है ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है। अब हाई लो करना पड़ेगा। तो सर मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी ओवरहेड्स की? सॉरी 174। सर कहीं ये रुपीज एंड थाउजेंड में तो नहीं है?
ये लेबर आ रहे हैं जी, मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी मेरे भाई, 58280000, यही कहना चाह रहे हो? और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 556960000, यही करते हैं ना हम, मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करते हैं। अब यही बात मुझे जरा लेबर आर की बताइए, मैक्सिमम लेबर आर कितने हैं? 174,000, और मिनिमम कितने हैं? 168,000। बताइए आंसर। सर ये 220 क्या है? सर ये वेरिएबल एफओएच रेट है आपका, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वेरिएबल एफओएच आपके 220 के हिसाब से लग रहे हैं। सवाल ये है कितने आर्स पे? जो लेबर के आर्स हैं वही होंगे ना। तो सर लेबर के आर कितने लग रहे हैं? हर केजी पे 0.5, तो सर टोटल 2.5 केजी है ना? नहीं? बताएं क्या आंसर आता है? 275 लें जी। मटेरियल वाई में रॉ मटेरियल लगेगा 750 का, लेबर लगेगी 156.25 की, और वेरिएबल एफएच लगेंगे 275 के। कोई प्रॉब्लम? बताएं जी, मटेरियल वाई की कॉस्ट कितनी है? 1100। हाँ जी। जनता क्या चाहेगी? जनता मटेरियल एक्स चाहेगी कि मटेरियल वाई चाहेगी? ऑब्वियसली वो कहेगी इसमें कॉस्ट कम है, मैं क्यों घर में बिरयानी बनाऊं, घर में महंगी पड़ती है, मैं तो बाजार से खरीदूंगा मरी हुई मुर्गी की। ठीक है ना, सस्ती पड़ती है, हमें क्या लगे, मुर्गी होनी चाहिए, जिंदा हो या मरी हुई हो। हमजा ऐसे ही है, फिर जो लोग ऐसे फिर क्लास में सोते रहते हैं वो। तो 1040, दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। ओके, तो अब सवाल का चेहरा शुरू होगा जिसमें हम मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे। तो सर रेलिवेंट कॉस्ट निकालने के लिए अब बताइए कि हम निकालने लगे हैं रेलिवेंट कॉस्ट। मटेरियल एक्स हमें टोटल बनाने हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ B1, और हर यूनिट में एक्स 1040 इस्तेमाल होगा, 1040 रुपीज की कॉस्ट का इस्तेमाल होगा। फरमाइए। 10,400,000। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो हमने इन दोनों मटेरियल की कैलकुलेशन कर ली, जो कम कॉस्ट थी वही हमने कह दिया कि एक यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा में मटेरियल एक्स 1040 का चाहिए, तो 10,000 बनाने हैं, 10,000 पे कितना चाहिए होगा? और ठीक है, सब अच्छा है। चलिए जी, अब हम आएंगे लेबर पे। जो लेबर हमें चाहिए B1 एक्स्ट्रा को बनाने के लिए। जी सर फरमाइए, लेबर के बारे में वो कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले B1 एक्स्ट्रा को बनाने के लिए कितने लेबर आर चाहिए बताइए। देखिए जी, जगह मेरे पास बच गई है तो मैं वर्किंग 3 इधर ही कर देता हूं, इसके साथ वर्किंग 2 का रेफरेंस। जी, लेबर, टोटल लेबर आर्स रिक्वायर्ड। भाई मैंने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट को बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटा चाहिए, पहले पॉइंट की पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो कितने बने? 15,000 घंटे चाहिए। अवेलेबल कितने हैं आइडल जिसको कह रहे हैं? तो ओवर टाइम के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे? क्या ये बात समझ आ गई? तो सर ये जो 14,000 की कॉस्ट है ना, ये आपको पता है कि 250 का 50% पे कर रहे हैं हम उनको, इसके लिए कॉस्ट यही होगी। क्यों यही होगी वैसे? क्यों यही होगी? ये मैं 50% क्यों कंसिडर कर रहा हूं? देखिए 14,000, 250, सर ये तो मैं अभी पे कर रहा हूं इनको, तो अगर मैं पे कर रहा हूं तो मेरे लिए फिर क्या फर्क है इसमें? नहीं नहीं, मैं शायद बात समझा नहीं पा रहा सवाल, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं। लेबर हमारे पास आइडल बैठी हुई है और हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे तो परमानेंट की सूरत हाल लग रही है।
नहीं अगर नहीं परमानेंट होगा ना, आप खुद सोच, ठहरे ठहरे खुद सोचें, टेम्परेरी को हम कभी आइडल बिठाते हैं? थोड़ा सा मुझे सवाल पढ़ के ना ये लग रहा है कि ये कोई परमानेंट वाली बात हो रही है, मुझे ये लग रहा है। अगर आपको इसके अलावा कुछ लग रहा है तो यू कैन डिस्कस। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये लेबर ना परमानेंट वाली कैटेगरी की कुछ बन रही है, क्योंकि आप उसको वेला बिठा के तो आप उसको पैसे दिए जा रहे हैं, काम है कोई नहीं। कुछ हिंट आती है इस तरफ? अच्छा, अब मैं उनको 250 रुपया 50%, 125 रुपये दे रहा हूं, तो मैं उसको कॉस्ट में क्यों शामिल कर रहा हूं? जी, ये असल में जवाब था इसका। ये जो हम इसको 250 का 50% ले रहे हैं ना यहां पे, ये वो नहीं है जो उसको अभी दे रहे हैं, ये वो है जो अब देना पड़ेगा क्योंकि अब वो काम करेंगे। देखें, एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, उसकी तनख्वाह है 250 रुपया, लेकिन अगर वो वेला बैठता है ना तो हम उसे सिर्फ 100 रुपया देते हैं। ठीक होगी बात? अगर वो बंदा काम करना शुरू कर दे तो क्या वापस उसकी तनख्वाह 250 पे आ जाएगी? यानी कि काम करने की वजह से 150 का इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 150 रेलेवेंट है आपके फैसले से। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई कि एक बंदे को आप 250 देते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं होता तब आप 100 देते हैं। अब आप 100 दे रहे हैं उसे, जैसे ही काम आया आपको 250 देना पड़ेगा, यानी काम आने की वजह से 150 बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई? अब आते हैं जरा इधर कि 250 आप दे रहे हैं, लेकिन काम ना आने की वजह से आप 125 दे रहे हैं। अब जब काम आएगा तो उसे दोबारा 250 देना पड़ेगा, यानी कि 125 का इजाफा हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट आने की वजह से 125 का इजाफा हुआ, ये वो है, ये वो है। तो ये वो नहीं है जो आप अभी पे कर रहे हैं, ये वो है जो प्रोजेक्ट की वजह से आपको पे करना पड़ेगा। अब तू वो पे आ जाइए, वो नहीं वो है। ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई? तो सर ये वो लेबर कॉस्ट है जो आपको इस प्रोजेक्ट की वजह से पे करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं सर, वो तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का हुसन नहीं है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का तो हुसन ये है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो करना पड़ेगा वो। तो इसलिए इसकी कॉन्सेप्ट जेन में ये नहीं बना लेना, कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये बकाया 50% पे करनी पड़ेगी, तो ये वो है। ठीक है जी, ले जी। और बकाया, बकाया 1000 घंटे, बकाया 1000 घंटे, उसका क्या करना है? ले जी, वो तो 250 के हिसाब से भाई आपको 1.4 करना पड़ेगा, ओवर टाइम 40% ज्यादा। क्या आंसर आ रहा है? 175,000,000। क्या आंसर आ रहा है? 350,000। दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 21 लाख। इतने पैसे मिल जाए ना मुझे, क्या बात है, पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसी है। इतने भी ठीक ही हैं, 2100 रुपये। चलिए जी, अब तो सवाल ख़त्म हो गया मेरे भाई। रह क्या गया पीछे? वेरिएबल एफ ओ एच, वेरिएबल एफ ओ एच जी। आर्स बताइए कितने लेबर के लग रहे हैं? लेबर के आर्स बताइए। 15,000 है ना? 15,000 है, तो भाई 15,000 घंटे लेबर आर। आपको वेरिएबल एफ एच आपको पता है हमेशा लेबर आर के साथ लिंक होते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है? नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है, नहीं बोल रहे हैं। 220 तो बताएं। सॉरी, 33 लाख। ओए होए 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 होए, पैसे तो ये लिखे हैं। ठीक है जी, सब अच्छा है। ले जी, रेलेवेंट कॉस्ट में कुछ रह तो नहीं गया? कोई फिक्स कॉस्ट जो आपको लगे? ओ मेरे भाई इधर देखो, ओ बकाया फिक्स कॉस्ट तो निकाली नहीं आप लोगों ने? फिक्स कॉस्ट तो निकाली नहीं? हम तो फिक्स कॉस्ट भी निकालते थे इसमें। सर वो रेलिवेंट ही नहीं है। कोई बताया उसने कोई इंक्रीज हो रहा है, कोई डिक्रीज हो रहा है? कुछ भी नहीं बताया उसने, तो सर निकालने का फायदे कोई नहीं। तो टोटल बताएं जी, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, जिसको आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी कहते हैं? पता है? नहीं बोलेंगे, पता नहीं बोलते क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं सर वो जो बोलता है ना उसका हाल देख लें। बताएं जी। 158,000
ओ तेरी खैर, इतने पैसे, क्या बात है। 1,58,00,000। एक मेरा क्लाइंट अभी कुछ चंद महीने पहले उसने कारोबार शुरू किया, उससे पहले भी मेरा क्लाइंट था, नौकरी पेशा बंदा था, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, मैं कोई हफ्ता 10 दिन पहले उससे मुलाकात हो रही, तो क्लोजिंग हो रही थी मई की, तो उसको बताया मैंने कि बैंक में ना आपके कोई कोई इतने कोई 1-1.25 करोड़ पड़ा हुआ है। कहता अच्छा। उसने अपना मोबाइल खोला, वहाँ से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की, उसको देख रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, कोई 1-1.5 मिनट ना वो खामोशी से उसको देखी जा रहा है। मैंने कहा सर क्या हुआ? यार सलमान, पहली दफ़ा इतने पैसे देखे, तो मैं देख रहा हूँ। तो वो बेचारा वाकई ना बड़े सीरियस ऐसे विदाउट एनी एक्सप्रेशन, बड़ा उसको देखी जा रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहा है। मैं कहा सर आप क्या देख रहे हैं? कहते हैं यार इतने पैसे मैंने ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं, तो मैंने उनको देख रहा हूँ बस। मैंने कहा ठीक है सर, देखें फिर आप। और वो सीए नहीं है, ये मैं बता दूँ। तो ज़रूरी नहीं कि सीए करके ही पैसे हैं, सीए किए बगैर भी आ जाते होते हैं, तो ये नसीब की बात होती है। तो इसलिए इस पर ना सोचा करें, जो सीए नहीं होते उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। सीए वालों के पास कम पैसे होते हैं। नहीं नहीं, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोग किधर आ गए। आप लोगों को पता नहीं किसने बता दिया, वो कह रहा है 10 लाख रुपए, पता नहीं कहाँ से सीख के आ गए आप लोग। चलिए जी, अब आगे कॉस्ट, अब हमें निकालनी है टारगेट कॉस्ट। ये तो बड़ी आसान है, गौर कीजिएगा। 2,000 रुपया आपकी सेलिंग प्राइस है, इसमें से माइनस कर देंगे आप प्रॉफिट, तो कितना बनेगा जी? 1,400 रुपया। ये 1,400 पर यूनिट है भाई, और आपके टोटल यूनिट्स 10,000 है ना, वो बोले तो सर कितने बनेंगे? 14 मिलियन। बोलते ही नहीं है यार, पता नहीं क्या मसला इन्हें। 14 मिलियन इज द टारगेट कॉस्ट। और कॉस्ट गैप कितना बनेगा जो आप लोगों ने कवर करना है? 1.8 मिलियन। लें जी, सवाल खत्म हुआ, सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। ठीक है मेरे भाई, बोलते नहीं है यार, इनको पता नहीं क्या इशू है। टाइम नहीं हो गया मेरे भाई, आज तो खुला टाइम है, आज तो खुला टाइम है मेरे भाई। जी, आज तो भाई 11 बजे तक, अभी आधा घंटा है। और किसने कहा? तुमने जाना है, तुम जाओ जी। नहीं, कल तो वैसे ही ऑफ है, अगला सैटरडे, सॉरी। वो तो भाई अब तो ये कंटिन्यूस है, अब तो जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होते ये ऐसे ही चलेगा। क्यों मेरे भाई? इसलिए तो मैं आराम आराम से तहम्मुल से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। और नेवा टाइम है हमारे पास, नोट करें जल्दी से। पढ़ना ना पड़े बस हमें, पता नहीं कौन लोग हैं यार। जी, इसके बाद हम जब आप वापस आएंगे तो सीवीपी अगले सैटरडे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे हम। तो अगर जो सैटरडे को नहीं आएगा वो मंडे को भी ना आए, बल्कि पूरा हफ्ता ही ना आए मेरे ख्याल में, क्योंकि सैटरडे को आगाज़ हो जाएगा और फार्मूलाज वगैरह सब कुछ लिख दिए जाएंगे। ना आइएगा फिर, ज़रूरत ही नहीं। हाँ ठीक है, तुम ना आना, तुम जाना पहाड़ों पर ही रहना, तुम उधर से तुम इंडिया निकल जाना, सियाचिन क्रॉस करके ना तुम इंडिया निकल, तुम वापस ना आना, तुम उधर का सीए कर लेना, वो आसान है। हाँ जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके कभी तुम पास पेपर देखे तुमने? देखिएगा ज़रा, इंडिया के श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ना पास पेपर कभी देखा करें, अक्सर मैं आप लोगों को टेस्ट में देता हूँ वो। हाँ सही कह रहा हूँ, वो जो छोटे छोटे सवाल नहीं होते 4 नंबर के, उधर वो 12-12 नंबर के आए होते हैं। मैं कहा यार ये 12 नंबर वाला है, आपको मैं 4 नंबर का चिपका देता हूँ। बड़े अच्छे सवाल होते हैं, देखा करें यार, जिसमें आपको पता लगता है कि यार क्या चल रहा है दुनिया में। तो बड़े कभी कभार अच्छे सवाल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि होते हैं सवाल अच्छे भी होते हैं उनके, लेकिन बड़े आसान होते हैं। तो ना तुम उधर चले जाना, अपना नाम भी चेंज कर लेना। नाम क्यों चेंज करूँगा जी, ठीक है। एक सवाल और। क्या नहीं यार जी मैन, सफ़ा नंबर 735, क्वेश्चन नंबर 2। भाई आज तो मेरा दिन आया है, अब तो अगला महीना मेरा है, अब जमाना आ गया है मेरा। जी मेरे भाई,
सर ज़माना आपका ही चल रहा था सर, याशी लगी हुई थी आपकी, अब तो हमारा ज़माना है। अच्छा ये सवाल ना मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, करना आपने होमवर्क किया है, इसके बाद मैंने आपको रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी पढ़ानी है अभी, उसके बाद फिर हम छुट्टी करेंगे। पहली पहली दफ़ा ना मैं अन्नी तो नहीं मचा दूंगा, ज़रा आहिस्ता 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 मारूंगा आपको, ज़हर आहिस्ता आहिस्ता दूंगा। अभी आज की क्लास हमको 1.5 घंटे की, 1 घंटा 40 मिनट की करते हैं, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद आएंगे ना तो फिर इसको 2 घंटे पे या पौने 2 घंटे पे, 1 घंटा 50 मिनट पे ले जाएंगे। वो कह रहा है कितने फंस गया मैं, किसने कहा था सीए करो, खुद ही तो करो फिर। क्वेश्चन 2, Topaz Limited is the manufacturer of consumer durables. Per Limited, one of the major customer has invited TL to bid for a special order of 1.5 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा। सर आपने बीटा बनाना है, करना क्या है जी, कैलकुलेट द यूनिट प्राइस दैट टीएल कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर। सफ़ा नंबर 735 क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2। सॉरी मैंने पास पेपर अगर बोला तो आई एम सॉरी, इट्स 735 क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2। तो भाई हमने 1.5 लाख यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट बीटा के। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बिड। सर ये जितना सवाल छोटा है ना, वो कहते हैं ना एक इंसान जितना ज़मीन के बाहर है उतना ही ज़मीन के अंदर है, ये कहावत है, जब बंदा थोड़ा सा चालाक हो ना तो उसके बारे में ये कहते हैं, ये जितना सवाल छोटा है ना ये उतना ही ना आपका बेड़ागर करेगा। अभी जरा देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बिड। ईच यूनिट ऑफ बीटा रिक्वायर्स 0.5 kg ऑफ मटीरियल सी। तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको सी का आधा किलो चाहिए। दिस मटीरियल इज प्रोड्यूस इंटरनली इन बैचेस ऑफ 25,000 kg ईच। ये इंटरनली बनता है तो सर कुछ ऐसी बात है, मटीरियल वाई की तरह की बात है, इंटरनली बनता है एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर केजी। तो सर उसने आसानी आपके लिए ये की कि उसने आपको ये वाली कॉस्ट खुद ही निकाल के दे दी है। उसने कहा छोड़ो यार ये पिछले सवाल में तुमने सीख ही लिया है क्या करना है, तो मैं तुम्हें टोटल कॉस्ट इकट्ठी दे देता हूँ। द सेटअप कॉस्ट पर बैच इज ₹80,000। ठीक है जी, सेटअप करने के लिए आपको 80,000 लगाने पड़ेंगे। मटीरियल सी कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 पर केजी। वो कहता है कि मटीरियल सी जो है वो मार्केट में बेचा जाएगा 225 पर केजी के हिसाब से। टीएल हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख केजी ऑफ मटीरियल सी। However, the current demand for material C in the market is 75,000 kg। वो कहता है कि हमारी डिमांड 75,000 है। सर ये कहना क्या चाह रहा है, ज़रा बात को समझें मेरे भाई। हमें 1.5 लाख यूनिट्स बनाने हैं बीटा के और 0.5 kg उसमें मटेरियल सी चाहिए पर यूनिट। क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो टोटल मटेरियल सी चाहिए वो 75,000 है, मुझे इतना चाहिए। अच्छा अब आखिरी लाइन में कहता है द करंट डिमांड फॉर मटेरियल सी इन द मार्केट इज 75,000 kg। इसका क्या मतलब है जी, मार्केट में 75,000 सेल हो सकता है। इसका मतलब है कि जो मटेरियल मैं बनाऊंगा उसमें से मैं कुछ मार्केट में भी सेल कर सकता हूं, मार्केट में भी सेल कर सकता हूं, और जो मार्केट में सेल कर सकता हूं वो तो सेल हो गया, बकाया फिर मैं इन हाउस इस्तेमाल करूंगा। कुछ ऐसी बात हो सकती है। तो भाई अगर मैं इस जुमले को दोबारा पढ़ूं, वो कहता है कि द मटीरियल इज प्रोड्यूस इंटरनली इन बैचेस ऑफ 25,000 kg ईच एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर केजी। तो सर हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है 200 पर केजी। द सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 80,000। मटीरियल सी कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 पर केजी। TL हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख केजी ऑफ मटीरियल सी। हम सिर्फ 1 लाख बना सकते हैं। हाउएवर द करंट डिमांड फॉर मटीरियल सी इन द मार्केट इज 75,000। जी अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैंने आपको एक हिंट दिया है। हाँ भी हमजा बताओ। आप कह रहे हैं कि 25,000 हम बेच सकते हैं, 75,000 इस्तेमाल होना है। अच्छा फिर अब अच्छा हमें चाहिए 75,000, हमें चाहिए 75,000। अब 75,000 में से मैं कितना मार्केट में बेच सकता हूँ? देखिए मैं लाख बना सकता हूँ, लाख में से 75,000 मैंने मार्केट में बेच दिया। अब ज़रा बात को समझिएगा, मैं लाख केजी बना सकता हूँ, लाख में से वो कह रहे हैं डिमांड 75,000 है, तो 75,000 तो मैंने मार्केट में सेल कर दिया, बेच दिया, बकाया मेरे पास बचा 25,000।
सर वो 25,000 जो है मैं क्या करूंगा, मैं 200 के हिसाब से इस्तेमाल कर लूंगा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक हो गया। और जब बकाया 50,000 होगा, वो बकाया 50,000 होगा, वो बोले, वो सर मैं मार्केट रेट पे कर लूंगा, खरीद लूंगा। नहीं समझ आई? जरा समझें, ये ना बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। सर देखें, मेरे पास एक सिनेरियो है कि मैं 1,00,000 केजी बना सकता हूं। 1,00,000 में से अगर मैं 75,000 मार्केट में बेच देता हूं तो मुझे 225 पर केजी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ओके। और 25,000 मैं इन हाउस इस्तेमाल कर लेता हूं, उसकी कॉस्ट मेरे लिए 200 है, ठीक होगी बात? अच्छा, अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी 25,000 मैं इन हाउस इस्तेमाल करूं जिसकी कॉस्ट 200 है, और बकाया जो 50,000 रह गया, चूंकि मैं सारे बाहर बेच चुका हूं, अब मुझे बाहर से खरीदने पड़ेंगे तो 225 के खरीदने पड़ेंगे ना। जारी बात है, अगर मैं मार्केट में 225 का बेच रहा हूं तो बाकी दुनिया में 225 का बेच रही है, तो मैं 225 का खरीदूं। सर ये क्या फजूल बात हुई? सर आप अपने ही इन हाउस क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? आप ये क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल जहन में आता है ना। तो सर मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूं कि चलो भाई, मान लिया कि 25,000 में 200 इन हाउस इस्तेमाल करूंगा, वो तो पहले भी कर रहा था, लेकिन सर जो 50,000 आप मार्केट में बेच के 225 ला सकते थे, अब आप नहीं ला रहे। अब बात समझ आई? ये कान को मैंने इधर से पकड़ा है, कहानी का दूसरा रुख। दोबारा बात करते हैं। मैं 1,00,000 केजी बनाने की अहलियत रखता हूं, मुझे पता है कि मैंने मार्केट में 75,000 बेच देने हैं, बकाया 25,000 में इन हाउस इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब मैं बकाया 25,000 इन हाउस इस्तेमाल करूंगा तो सर बकाया 50,000 किधर से आएंगे? मुझे फिर मार्केट से खरीदना पड़ेंगे और वो 225 के मिलेंगे। लेकिन आपने सवाल किया कि सर आप ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, आप मार्केट से महंगा क्यों खरीदने हैं, आप मार्केट में बेचें ही ना, आप सारे ही इन हाउस इस्तेमाल कर लें। तो फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि भाई चलो मान लिया इस 75 में से 25,000 तो मैं पहले भी इस्तेमाल कर ही रहा था, बकाया 50,000 जो अब तुम मुझे बेचने नहीं दे रहे, हालांकि मैं बेच के 225 ला सकता था, अब नहीं ला रहा, तो सर मेरे लिए यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो 25,000 मैं बिजनेस में लेके आऊंगा ना, ये तो 200 पे ही आएंगे, और जो बकाया 50,000 है ना, वो मुझे 225 पे लाने पड़ेंगे। इन ईदर केस सारे बेच दूंगा तो मार्केट से 225 खरीदने पड़ेंगे, इन हाउस इस्तेमाल करूंगा तो सर मार्केट में बेच सकता था, नहीं बेच पाऊंगा। तो दोनों सूरतों में तो 225 ही कॉस्ट है मेरी, या ये कॉन्सेप्ट बना लें या वो कॉन्सेप्ट बना लें, दोनों सूरतों में बात तो एक ही है। हाँ जी सर, देखें अगेन वही बात, मैंने उतने यूनिट्स की बात करनी है जो मुझे चाहिए। पिछले सवालों में फ्लैश हार्ट वाला, रामलाल वाला, जितने मुझे चाहिए होते थे मैं तो फ्लो चार्ट उसी का बनाता था, एक्स्ट्रा को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता था। तो बाकी एक्स्ट्रा को तो मैं देखूंगा ही नहीं, मैं तो 75,000 को देखूंगा बस, ठीक है। तो भाई इसमें से 75 में से अगर मैं 75 के 75 इन हाउस ले लेता हूं तो सर मैंने तो 75 की बात करनी है कि 25 पहले भी 200 पे आ रहे थे, अब भी 200 पे आएंगे, लेकिन 50 बकाया मैं बेच के पैसे कमा सकता था, अब नहीं कमा रहा, तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। तो 25 की रेलेवेंट कॉस्ट अलग होगी, 50 की रेलेवेंट कॉस्ट अलग हो गई, ठीक है जी। ओ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट, दैट वाज अ मिचेल स्टार्क बाउंसर। आगे चलें। एवरी 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 150 लेबर आवर। ये तो आसान काम है, हर 100 के लिए 150 चाहिए, तो 1.5 लाख के लिए तो आप निकाल ही लेंगे। वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ ₹9,000 पर मंथ। वर्कर्स को 9,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाता है। सर पर मंथ है, पर मंथ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट 60% नॉर्मल रेट एंड टीएल करंटली हैज 20,000 आइडल लेबर आवर्स। द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स्ड एट 200 पर आवर। तो सर एवं उसने आपको तंग किया है, 9,000 अगर पर मंथ है तो आप डिवाइड करते हैं 200 से, पर आवर रेट आ जाएगा आपका, क्या टेंशन वाली बात है। अब अगला सवाल मेरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, टोटल लेबर आवर जो आपको चाहिए ना, उसमें से ये आइडल आवर्स माइनस कर दें, बकाया आपके आ जाएंगे जी, वो भी शायद आगे बात कर देगा, नहीं बताया बल्कि उसने, कोई ओवर टाइम नहीं है, ओवर टाइम कोई भी नहीं है। तो सर आइडल आर पे 60% रेट लगा दें, जो बकाए हैं उस पर पूरा रेट लगा दें, बस सिंपल सी बात है। आगे चलें।
वेरिएबल ओवरहेड एप्लीकेशन रेट इज 25 पर लेबर आवर, उसने आपको वेरिएबल एफर्ट्स का रेट बता दिया 25 एंड दे आर ऑलवेज रेलेवेंट, यू नो दैट. Fixed overheads are estimated at rupees 22 million. It is estimated that special order would occupy 30% of the total capacity. The production capacity of beta can be increased up to 50% by incurring additional fixed overheads. The fixed overhead rate applicable to enhanced capacity would be 1.5 times the current rate. The utilized capacity at current level of production is 80%. लें जी, अब क्या करना है? वो कह रहा है कि अभी आपकी कैपेसिटी जो है वो 80% है, नया ऑर्डर 30% कैपेसिटी करेगा और हम अपनी कैपेसिटी को 50% बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाने से आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो सर उसने आपको 22 मिलियन दिए हुए, यहाँ से आप 1.5 टाइम्स निकाल के इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे, तो बस यही करना है इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स. ओ तेरी खैर, ओए होए होए, 0.4 में मिचेल स्टार्क वापस आ गया. मिचेल स्टार्क का दूसरा स्पेल. The normal loss is estimated to be 4% of the input quantity. ओ सर, ओ वापस आ गया वो. हम तो मटेरियल के एडजस्टमेंट क्लोज करके बैठे थे, उसने कहा था 4% लॉस है. तो सर ये देखें, क्योंकि लॉस है परसेंटेज ऑफ इनपुट क्वांटिटी. एक और बाउंसर मारा मिचेल स्टार्क ने. तो ठीक है सर, कोई मसला नहीं, आप क्वांटिटी को बढ़ा दें प्रोपोर्शनेटली, इसमें क्या है. And is determined at the time of inspection, which is carried out when the unit is 60% complete. Material is added to the process at the beginning while labor and overheads are evenly distributed over the process. ओ तेरी खैर सर, ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू हो गई. चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं. सर ये आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है. इंस्पेक्शन कब होती है? जब प्रोसेस 60% कंप्लीट होता है. मटेरियल शुरू में ऐड कर दिया जाता है, जबकि मेहनत और ओवरहेड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं. मैं आपको मिसाल देता हूं. घर में दावत है, अम्मी ने किचन में खाना पकाना शुरू किया. खाने में अम्मी ने चावल, चिकन, फलाना टमकाना सब कुछ डाल दिया और अम्मी ने बर्तन ढक दिया. जब खाना 60% पका तो पता ये लगा कि खाना जल गया है. वट एवर जो भी हुआ, खाना खराब हो गया है. सोच के बताइएगा मटेरियल कितना जाया हुआ? 60%? नहीं सर, मटेरियल सारा ऐड हो चुका है, मटेरियल तो सारा फारग हो गया. मेहनत कितनी जाया हुई अम्मी की? 60% मेहनत जाया हुई. बात समझ आई है? और ओवरहेड्स कितने जाया हुए? वो भी 60%, क्योंकि जब अम्मी देखेंगी खाना जल गया, अम्मी लाइटें पंखे बंद करेंगी, किचन का एसी बंद करेंगे और अम्मी के वापस अंदर. ओवरहेड्स तो नहीं लगेंगे. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब जरा सुने इसका फर्क क्या पड़ेगा. आपका जो मटेरियल है वो तो लॉस है, आपने तो सिंपल 0.96 डिवाइड करके ग्रॉसअप करके सबको उड़ा देना है. लेकिन सर गौर करें कि आपकी जो मेहनत है क्या 60% जाया होगी? तो सर जो ऊपर वाले पॉइंट में आपने लेबर आर निकाले होंगे ना, आपको लेबर आर भी ग्रॉसअप करने पड़ेंगे और उसमें से 60% की वैल्यू पे करनी पड़ेगी. लेबर को तो 60% के पैसे देने हैं ना. लेबर कहेगी सर मैंने 60% काम किया. तो जो लॉस्ट आवर्स हैं आपके, वो लॉस्ट आवर का 60% आपने पे करना है, जो कि उसने यहां पे लिखा हुआ है. हाँ 60% कंप्लीट. तो लॉस्ट आवर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. तो सर टोटल आवर्स जो आपके होंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं लॉस्ट आवर्स भी छुपे हुए होंगे. तो लॉस्ट आवर को आप 60% पेमेंट करेंगे, बकाया में से आइडल को आप पेमेंट करेंगे जो उसने कहा हुआ है, और रिमेनिंग को फुल पेमेंट करेंगे. तो सर ये 3 वर्किंग्स आपकी लेबर की बन जाएंगी. सर मैंने कहा था नहीं, ये सवाल जितना छोटा है ना उतना 14 तबक रोशन करने वाला है. जरूरत तो नहीं एम्बुलेंस की, अगर है तो आ गई है, जाना है किसी ने तो जा सकता है. मटीरियल इज एडेड टू द प्रोसेस एट द बिगनिंग वाली. ओके, आखिरी जुमला, TL हैज द पॉलिसी टू अर्न प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. तो बस ठीक है मेरे भाई, ये तो आपको पता ही है. किसी का कोई सवाल? जी मेरे भाई, मटेरियल सारा लॉस हो गया मेरे भाई? नहीं सर, ओहो वो तो ठीक है, 4% लॉस है, वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 4% लॉस है, लेकिन 4% सारे का सारा लॉस है. लेबर 4% का 60% लॉस है, ओवरहेड्स 4% का 60% लॉस है, लेबर 4% का 100% लॉस है. यही कह रहा हूं मैं. अजीब आदमी हो तुम यार. सोए रहो तुम सो ही जाओ यार. ठीक होगी बात? यहां तक कोई सवाल? और हिम्मत है
और है कि नहीं? चलें फिर आगे, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो पढ़ ही लेते हैं यार, मतलब मर्जी है यार आपकी। मतलब कभी FR1 के सर को 2.25 घंटे की क्लास में कुछ कहा ऐसे? जी नहीं कहा है कभी सर को? सर तो 2.25 घंटे की क्लास पढ़ाते हैं, कभी सर को क्या बस कर दें? अजीब लोग हैं यार। जी यार चुप कर, तू नहीं पढ़ा जाता। वो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन तो है नहीं इसके अंदर। नहीं वो मेरे पास नोट्स में है दोस्त। चले भाग जाएं, क्या याद करेंगे आप। ठीक है आज पहली दफ़ा आया तो बस इतनी काफ़ी है। अच्छा मेरे भाई होमवर्क प्लीज़, और ज़रा एक दो बातें ज़रा मेहरबानी करें, ऐसे ना करें। आपको एक तो ये सवाल आपने होमवर्क कर लेना है, बल्कि मैं कहता हूँ अब आप रेलिवेंट कॉस्टिंग के सवाल नहीं कर सकते। आप सफ़ा नंबर, ये भी हो गया, क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2 ही रह गया था बस, बाकी तो हमने कर ही लिए सारे। हाँ ये सवाल आपने क्वेश्चन बैंक का कर लेना है ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। पास्ट पेपर में मेरे भाई आप अभी सवाल नंबर 3-4 कर बैठे हैं। आप दूसरा सवाल वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मशीनरी वैसे नहीं है, आप कर सकते हैं मेरे भाई। पेज नंबर 727 पे सवाल नंबर 2 है, रिंग लिमिटेड। ये सवाल आपने करना है, बाकी 1 नहीं करना है, इसके अंदर भी मशीनरी की बात है, वो छोड़ दें। तो ये 2 सवाल आपने भाई करके आने हैं, और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, यही जो अभी करा रहा था मैं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बैंक का। भाई आपके पास हफ्ते की छुट्टियां हैं, नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात है, ठीक है ईद के 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत रिवाइज कराइएगा, मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे अब ईद के बाद मुलाकात होती है। खैर से जाएँ और खैर से आएँ। अल्लाह हाफिज़।